केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति बैठक को करेंगे संबोधित। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। राज्य में अल्प वर्षा के मद्देनजर सरकार ने वैकल्पिक तैयारी शुरू की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। नई सिंचाई परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला गरमाया। हिमंता बिश्व शर्मा ने घायलों से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा की सरकार बनने पर सहायक पुलिसकर्मी होंगे स्थायी। और जमशेदपुर में डूरंड कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण। लौह नगरी में 28 जुलाई से शुरू होगा लीग मुकाबला। 4 टीमों के बीच यहां होंगे मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। श्री शाह रांची में भाजपा के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि अमित शाह हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने बताया कि श्री शाह अपने संबोधन के माध्यम से नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। समिति इस बार हो रही है, उसमें शामिल होने के लिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन के लिए वो पहुँच रहे हैं और उनका जो संबोधन होगा वो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नया उत्साह भरेगा और हम सब मिल करके उनसे जो पाथेय लेंगे उसको हम विधानसभा चुनाव में यहाँ की भ्रष्ट, निकम्मी और जो विकास विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो आदिवासी दलित विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राज्य में अल्प वर्षा के मद्देनजर सरकार ने वैकल्पिक तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह की उपस्थिति में वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्य में अब तक धान बुआई की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में बारिश का आकलन और फसलों की बुआई की स्थिति पर नजर रखने के लिए अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी रही तो किसानों को राहत देने के लिए कम पानी वाले क्षेत्रों में नई सिंचाई परियोजनाओं की संभावना भी तलाशने को कहा। श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि खेतों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि इसके साथ वैकल्पिक कृषि की भी तैयारी कर ली जानी चाहिए। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला अब गरमा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घायलों से मुलाकात कर उनके प्रति सहानुभूति जताई। श्री मरांडी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर सहायक पुलिसकर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बाहर के बच्चे नहीं हैं जो बार बार झारखंड और झारखंडियों के बारे में बात करती है सरकार, तो उन झारखंडियों बच्चों के ऊपर लाठी चलाना ये सरकार की एक प्रकार से जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उस हक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज रांची में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार को इस मसले का हल निकालना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्हें सहायक पुलिसकर्मियों ने सभी बातों की जानकारी दी। सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। से भी मिला और इसका दौरान जो आईआरबी का घायल हुआ था वो 2 लोगों को भी मिला और सबका
सबको साथ मिल के, सबका साथ मिल के मुझको यही लगता है कि सरकार को डिस्कशन करके, बातचीत करके ये मसला को हल करना चाहिए, नहीं तो ये मसला आगे जाके फिर बड़ा ही होगा। लोकसभा में 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट पर देशवासियों की नजर है। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इस बार के बजट से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंच बनाने की हो, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। बीते साल नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। सरकार 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। जानकार आयुष्मान भारत योजना के तहत ओपीडी को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टायर 2 और टायर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट देने चाहिए ये छोटे अस्पतालों के अंदर, ताकि ये सस्टेन कर पाए, बिकॉज इनको लोन लेना पड़ता है अस्पतालों को चलाने के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए। जैसे आप बाकी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करते हैं, जहाँ पे आप टैक्स वेव ऑफ करते हैं या कुछ आप इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं कुछ समय के लिए, तो इनको भी प्रोवाइड कीजिए ताकि ये ग्रो करें और आगे चल के ये अपना योगदान ज़्यादा दे पाए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स सहित मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। जानकार स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो एक कहा था कि 2.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे लगाएंगे, उस एक प्रॉमिस को फुलफिल करने की ज़रूरत है, वो उन्हें करना चाहिए। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हेल्थ बजट से तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार ज़्यादा मदद करे, लोगों की ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव हो, उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार को जीडीपी का परसेंटेज जो हेल्थ पे खर्च होता है वो बढ़ाना चाहिए। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों को 25,000 करने की घोषणा सरकार ने की है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। द फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री भी आम बजट को लेकर काफी आशान्वित हैं। बहुत भारी उम्मीद है हम लोगों को सरकार से इस बजट में कि आम जनजीवन को इसका राहत मिले। कहना है ग्रामीण क्षेत्रों में आय में कैसे वृद्धि हो और एमएसएमई के लिए भी चाहिए। सरकार को आगामी भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक पूंजी व्यय पर जोर देना चाहिए। कृषि परिस्थिति के तंत्र को मजबूत करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उसके तर्ज पर 100 जिलों के लिए कृषि उपज मिशन शुरू होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें ज़रूरी है और बजट में हम उम्मीद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जहां राज्य में विभिन्न स्तर पर पहलों की बात की जा रही है, वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हालत कुछ और ही बयां करती है। देखिए रिपोर्ट। आईसीयू में है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों बीमार है। अस्पताल के फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं मरीज। ये तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं और ये झारखंड सरकार के विकास के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। 1500 बेड के इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं, लेकिन न्यूरो विभाग में मरीजों को जमीन पर लेटकर सलाइन चढ़वाना पड़ रहा है। दर्जनों मरीज ऐसे हैं जो फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं। कि हम लोग का बहुत इमरजेंसी है, तो बोल रहा था कि बेड खाली नहीं है, ऐसा बोला जा रहा था। तो उसके बाद हम लोग घुसे अंदर तो देखे तो वास्तविक में बेड तो पूरा फूले था। तो ऐसे ही करते करते मैंने वैसे ही करते एडजस्ट करवाया और घुसाया जबरदस्ती। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा भी सुनिए। वो दावा कर रहे हैं कि अस्पताल में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। हमारे पास आज भी जो है 13,000 से ज्यादा बेड सुरक्षित है। आज भी हमारे पास 1147 जो है हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्री के दावे से इतर तस्वीरें कुछ और कहानी बयां करती हैं। इसी पर अब विपक्षी पार्टी भाजपा हेमंत सोरेन की सरकार में अस्पतालों की लचर व्यवस्था को लेकर हमलावर है। बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को झारखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को केवल पैसों से मतलब है। अस्पताल आज खुद बीमार है। मैं कहता हूं कि रिम्स आप जाकर देख लें। रिम्स की स्थिति ऐसी है कि हर जगह बदबू है। आधे मरीज बेड पर हैं और आधे मरीज जमीन पर हैं। जो हेमंत सरकार इन 5 सालों में 5 साल होने को है, मरीजों के लिए जो बेड मुहैया नहीं कराए, वो सरकार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सा काम करने वाली है। रिम्स को लगातार झारखंड सरकार एम्स की तर्ज पर विकसित करने का दावा करती है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ही आईसीयू में है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इस मामले में सीबीआई ने रिम्स से वर्ष 2023 बैच के विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी मांगी है। इस मामले में गिरफ्तार रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 18 जुलाई की रात को उनसे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कल पटना स्थित विशेष अदालत के समक्ष छात्रा को पेश किया। अदालत ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद छात्रों को सीबीआई को रिमांड पर देने का आदेश दिया। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महूदी गांव में मुहर्रम के दिन 2 गुटों की झड़प का मामला गर्मा गया है। प्रदेश चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महूदी गांव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और सांसद मनीष जायसवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। श्री शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी पुनरावृत्ति रोकने पर जोर दिया। सरकार आएगा, एक बार तो सॉल्यूशन निकाल ही गया था कि तिरंगा पताका का प्रोसेशन निकालो। सॉल्यूशन तो हो ही गया था, लेकिन ये सॉल्यूशन जेएमएम सरकार होने नहीं देते हैं। इस लोगों को वोट से चिंता है, तुष्टीकरण का राजनीति है। तो हमें ये तुष्टीकरण का राजनीति का खिलाफ हमें आवाज उठाना है। जमीन घोटाला मामले के आरोपी जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को ईडी ने एक बार फिर समन जारी कर पूछताछ के लिए 26 जुलाई को तलब किया है। गौरतलब है कि ईडी को जांच के दौरान कारोबारी कमलेश सिंह की भी जमीन घोटाले में भूमिका का पता चला था, जिसके बाद उसे लगातार समन किया जा रहा है, लेकिन वो अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ है। ईडी ने जून में उसके आवास पर छापा भी मारा था। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद और कई गोलियां भी जब्त की गई थी। राज्य के पारा शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। इधर आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों का जुटान रांची में हुआ है।
झारखंड सहायक अध्यापक मोर्चा के विनोद तिवारी ने बताया कि सरकार मांगों को लेकर उदासीन है। ऐसे में शिक्षकों के समक्ष आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने सहायक शिक्षकों को वेतनमान और बिहार की तर्ज पर राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। मंत्री सह झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर की मौजूदगी में गढ़वा अंतर्गत परिहारा पंचायत क्षेत्र के कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान श्री ठाकुर ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इससे झामुमो को एक नई ताकत मिली है। पलामू पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात पुलिस ने छेमुहान चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। वाला है आज इसका प्राण हम लेके जाएंगे और ये गाड़ी ऊपर चलाएगा। चलो ऐसा है कि तू कभी भी नियम का पालन नहीं करता है और बहुत से जनता ऐसे है कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे छोड़कर भाग दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति को आप अस्पताल पहुंचाइए और सरकार के तरफ से 7,000 रुपए का पुरस्कार पाइए। क्योंकि बहुत से लोग गाड़ी से कोई गिर गया, भगवान न करे आप लोग जो भी नाटक देख रहे हैं किसी साथ ऐसा घटना घटे, लेकिन किसी भी भाई बंधु को अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है उसे अस्पताल पहुंचाइए और सरकार आपको पुरस्कार राशि 7,000 रुपया देगा। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने बताया है कि रांची से भागलपुर के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन 21 जुलाई से शुरू होगा। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। श्री सेठ ने इसकी जानकारी साझा करते हुए इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। रांची भागलपुर विशेष ट्रेन का हजारीबाग में भी ठहराव होगा। ये ट्रेन हजारीबाग में रात्रि 1:15 बजे पहुंचेगी और 1:20 पर सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेगी। भाजपा नेत्री शिफाली गुप्ता ने सावन के महीने में इस सौगात के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हजारीबाग स्टेशन से एक ट्रेन दी गई है देवघर के लिए, जो रांची से खुलेगी और इससे रांची, बड़का काना, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए ये सुल्तानगंज पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय और प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी साझा की जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शहर के एक स्कूल पर निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की अवहेलना का आरोप लगाया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा है। अब तक लागू नहीं हुआ, जबकि भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बच्चों को, अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की बात है। वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति झारखंड में नहीं लागू होने के कारण ये बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्कूल प्रबंधन इन्हें फीस जमा करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है क्लास में सभी बच्चों के सामने। दूसरे तरफ आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में प्रताड़ित बच्चे जो है स्कूल जाने से कतराना शुरू कर दिए हैं।
जमशेदपुर डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। टूर्नामेंट के ग्रुप डी के मैच 28 जुलाई से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। इस सिलसिले में XLRI प्रेक्षागृह में डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण हुआ। लौह नगरी जमशेदपुर में 28 जुलाई से फुटबॉल का रंग जमेगा। मौका होगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। लौह नगरी को पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। टूर्नामेंट के ग्रुप डी के मैच 28 जुलाई से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। लौह नगरी में डूरंड कप ट्रॉफी अनावरण के दौरान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत ने बताया कि टूर्नामेंट के मैच जमशेदपुर के अलावा कोलकाता, कोकराझार और शिलोंग में भी होंगे। इस दौरान कुल 41 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में भारत के सभी बेहतरीन टीमों के अलावा CISF, BSF और नेपाल की टीम भी हिस्सा लेगी। झारखंड उन 4 क्षेत्रों में शामिल है जहां पर इस बार पहली बार डूरंड कप अपना कदम रख रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर के अलावा कलकत्ता, कोकराझार, शिलोंग और झारखंड की धरती पर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। कुल 43 मैच खेले जाएंगे और देश की सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि डूरंड कप की शुरुआत 136 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी। भारतीय सेना की भी एक पहचान डूरंड कप से जुड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत ने बताया कि 10 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप ट्रॉफी को औपचारिक तौर पर रवाना किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि टूर्नामेंट के आयोजन से फुटबॉल और अन्य खेलों को बढ़ावा मिलेगा। हमें उम्मीद है जब ये टूर्नामेंट इस खेल प्रेमी धरती पर कदम रखेगा तो ऐसे कई दिलों को छुएगा जो इससे प्रेरित होकर फुटबॉल को अपना करियर बनाएंगे और आने वाले समय पर झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। मौके पर मौजूद खेल मंत्री हफीजुल हसन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पहली बार लौह नगरी में टूर्नामेंट के आयोजन की सराहना की। ये टूर्नामेंट यहाँ होने से यहाँ के बच्चों में जो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उनमें एक नया जोश, एक नया उमंग महसूस वो करेंगे। इससे खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। आज जब हमारे देश के जांबाज वीरों और रणबांकुरों ने खेल प्रतिभाओं को भी आगे लाने का जिम्मा उठाया है तो पूरी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। वहीं टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि जमशेदपुर में 4 टीमों के मैच होंगे, साथ ही एक क्वार्टर फाइनल मैच भी यहां खेला जाएगा। तो 4 टीम्स यहां खेलेंगी और जबकि इसका इनॉग्रल मैच 27 को है और जमशेदपुर में 28 को है। और जो मैं सुन रहा हूँ आज शायद अनाउंसमेंट आर्मी वगैरह करेंगे कि 28 से पहले भी कुछ ये लोग आर्मी के शोज रहेंगे, एयर शो या कुछ रहेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी गांव में 15 जुलाई को सड़क दुर्घटना के बाद बस में आगजनी मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साहिबगंज उपायुक्त की मौजूदगी में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए छापामारी और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी को अग्रसारित कर तत्काल निष्पादन के लिए पहल करने का निर्देश दिया। साहिबगंज सदर अस्पताल में जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आग पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी को आग से बचाव और सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। देवघर में विशेष कैंप के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ ही भूमि से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में अब तक भू लगान रसीद से संबंधित 2030 आवेदनों में से 1174 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। विशेष कैंप का आज आखिरी दिन है। धनबाद में एसडीएम ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभाग और सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित पंजियों की जांच की और मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए जरूरी निर्देश दिए।
कोडरमा समाहरणालय सभागार में विद्यालय और महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब गठन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ऋतुराज और उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। छतरा इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। राज्य में अल्प वर्षा के मद्देनजर सरकार ने वैकल्पिक तैयारी शुरू की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। नई सिंचाई परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला गरमाया। हिमंता बिश्व शर्मा ने घायलों से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा की सरकार बनने पर सहायक पुलिसकर्मी होंगे स्थायी। और जमशेदपुर में ड्यूरंट कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण। लौह नगरी में 28 जुलाई से शुरू होगा लीग मुकाबला। 4 टीमों के बीच यहां होंगे मैच।